हेलो गाइस, एक बार फिर से ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने क्लास 11th की रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर लिए थे और चैप्टर 2 परमाणु संरचना के 3 पार्ट अवेलेबल मैंने करवा दिए थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने कैसे प्रयोग किया था, प्रयोग के आधार पर कौन सा परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया था और उसकी क्या क्या कमियां रही, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ ली थी। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मॉडल नंबर 3 बोर का परमाणु मॉडल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बोर्ड ने क्या क्या संशोधन किया और परमाणु के मॉडल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स और ऐड किए थे, सारी बातें बोर के परमाणु मॉडल के यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको बोर का परमाणु मॉडल देखने को मिल रहा है और बोर के परमाणु मॉडल के अंदर आपको वर्ताकार कक्षाएं देखने को मिली है और वो निश्चित वर्ताकार कक्षा है, क्योंकि बोर के परमाणु मॉडल में सबसे मेन जो परिवर्तन किया गया था वो ये था कि बोर ने ये बताया था कि नाभिक सेंटर में होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निश्चित वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। निश्चित वर्ताकार पथों का उन्होंने संख्या भी दी थी। जो वर्ताकार पथ है इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कक्षा बोल रहे हैं। इन कक्षाओं को उन्होंने किससे प्रदर्शित किया, n से प्रदर्शित किया है और n का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक हो सकता है। मतलब कक्षाएं जो होती है, वर्ताकार पथ जो होते हैं, इन्हें कक्षा कहा, जिसे n से प्रदर्शित किया और उसका मान 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक होता है। ये चीज ध्यान रखने। इन्हीं वर्ताकार पथों को कक्षा के अलावा एक और नाम दिया गया, ऊर्जा स्तर। और ऊर्जा स्तर को अंग्रेजी वर्णमाला में प्रदर्शित किया गया। जैसे पहली कक्षा है तो उसे K से प्रदर्शित किया, दूसरी कक्षा L M N O P Q R, इस तरह से उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि कक्षाओं का ही दूसरा नाम है ऊर्जा स्तर। इन वर्ताकार पथों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें हम लोग K L M N O P से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। और इन वर्ताकार पथों के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ निश्चित वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता है और सेंटर में आप लोग देख रहे हो नाभिक है। ये जो आपका मॉडल सामने दिखाई दे रहा है ये बोर का परमाणु मॉडल है, जो लगभग 99.9% जो है वो सही था। इसके बाद में एक और मॉडल आएगा, सोमरफेल्ड का मॉडल, उसमें थोड़ा सा और चेंजेस आएगा। तो फिलहाल ये मॉडल है, इसके बाद में इसमें क्या क्या पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बोर के परमाणु मॉडल के अंदर सबसे पहले बोर ने ये परमाणु मॉडल दिया था 1913 के अंदर और नील्स बोर ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर परमाणु का नया मॉडल प्रतिपादित किया। क्वांटम यांत्रिकी, इन्होंने अपने मॉडल को प्रतिपादित करने के लिए एक आधार बनाया, क्वांटम यांत्रिकी, और क्वांटम यांत्रिकी को आधार बनाते हुए एक नया मॉडल प्रतिपादित किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इस मॉडल के अंदर क्या क्या पॉइंट है तो आपको बता देता हूँ। कम से कम 9 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और 9 पॉइंट आपको ढंग से पढ़ने हैं। हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथों में नियमित चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ, ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं निश्चित वर्ताकार पथों में। अर्थात पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथों में नियमित चक्कर लगाते हैं। ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया, तो ये चीज ध्यान रखना है। नियमित और निश्चित वर्ताकार पथ, जैसे कि ये पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से निश्चित वर्ताकार पथ है और उसका नाम भी है 1 2 3। तो इन निश्चित वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नियमित रूप से। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि वर्ताकार पथों और या इन वर्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। जो नाभिक के चारों तरफ जो वर्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उन पथों को उन्होंने कक्षा कहा और इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। मैंने अभी आके बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर, तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है,
अर्थात समय के साथ इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक जो वर्ताकार कक्षा होती है उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। एक फॉर्मूला आपके सामने मैं बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। अर्थात प्रत्येक कक्षा या प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो होती है निश्चित होती है, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है तो इलेक्ट्रॉन क्रमशः उच्च ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। इसका क्या मीनिंग है कि यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, जैसे कि मान लेते हैं इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊपर चला जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में, और अगर ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है तो निम्न ऊर्जा स्तर E1 में गिर जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और दो कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल जो होता है उसे डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर उसने ऊर्जा ग्रहण की तो ऊपर चला जाएगा, अगर ऊर्जा उत्सर्जित की तो नीचे आ जाएगा। तो दो कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो दो कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल होता है उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर हमें इन दोनों का मान पता है तो दो कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो मेन बात क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा ग्रहण करता है तो ऊपर चला जाएगा E2 में, और अगर ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो नीचे गिर जाएगा E1 में। तो दोनों कक्षाओं के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होगा वो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के फॉर्म में आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन फोटोनों के रूप में करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विकिरण जो ऊर्जा होती है उसका या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा। तो वो किस रूप में करता है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन? याद रखना है, फोटोन के रूप में करता है। और फोटोन की ऊर्जा जो E का मान होता है वो उसकी आवर्ती पर निर्भर करता है। किसकी आवर्ती? विकिरण की आवर्ती पर निर्भर करता है। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है अगर कोई पूछे तो E इज इक्वल टू H न्यू होती है। अर्थात फोटोन की ऊर्जा समानुपाती विकिरण की आवर्ती होता है, अर्थात E समानुपाती न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। आप लोग ध्यान रखना, V जैसा होता है और थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ा होता है, इसे न्यू बोलते हैं, अर्थात E समानुपाती न्यू। और फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू H न्यू। और यहाँ न्यू एक प्रकार की आवर्ती है जो आपको विकिरण की आवर्ती दे रखी होगी, या तो हर्ट्ज में दे रखी होगी या प्रति सेकंड के रूप में दी होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ एक स्थिरांक भी आया आपके सामने फोटोन की ऊर्जा में, H जो है वो प्लांक स्थिरांक है और इसका मान आप लोग जरूर याद रखना कि न्यूमेरिकल के अंदर इस फॉर्मूले से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये इसका मान होता है प्लांक स्थिरांक का, और ये मान आपको याद रखना है। और विकिरण की आवर्ती दे रखी होगी, इसका दोनों का गुणा करते ही आपका फोटोन की ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है वो फोटोन के रूप में करता है, और एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो E इक्वल टू H न्यू होती है, जिसमें प्लांक स्थिरांक का मान आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये डेरिवेशन एक और आ गया हमारे सामने कि प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा का मान कितना होता है। आपको पता है पहली, दूसरी, तीसरी अलग अलग कक्षा होती है, तो प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा का मान कितना होता है? तो कक्षा में ऊर्जा का मान होता है En। n मतलब कौन सी कक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस आधार पर ऊर्जा प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो निश्चित होती है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करें, इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना, एक जूल में ज्ञात करना। ये फॉर्मूला आप लोगों को फॉलो करना है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। जब तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव में रहता है, जब तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में घूमता है, तब तक उसकी ऊर्जा का मान सदैव नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है। और ये चीज़ ध्यान रखना, यदि वो
नाभिक के प्रभाव से बाहर चला जाता है, मतलब कक्षाओं को छोड़ के बाहर चला जाता है, मतलब n का मान जो है वो अनंत हो जाता है, पूरी तरह से नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, बाहर चला जाता है, तब ऊर्जा का मान अगर कोई पूछे तो कितना होता है, तब ऊर्जा का मान 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नाभिक के प्रभाव से बाहर चला जाता है तो n इजिकल टू अनंत मानते हैं, और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान जो होता है वो 0 होता है। उससे पहले जब वो नाभिक के प्रभाव के अंदर होता है, जब वो अलग अलग कक्षाओं में होता है, तब ऊर्जा का मान सदैव नेगेटिव में होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है दो फॉर्मूले, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, या जूल में ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन का ज्ञात करना, हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में ज्ञात करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, और दूसरी कक्षा n इजिकल टू 2 हो गया। ये मान आप ऊपर रख के स्क्वायर करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग या तो मान जूल में ज्ञात कर सकते हो या मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार से एक कक्षा में ऊर्जा का मान निश्चित होता है, जिसे इन फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। सदैव ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब n इजिकल टू अनंत हो जाता है तब उसकी ऊर्जा का मान 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो मान, ये वाला मान है, ये है रीडबर्ग स्थिरांक। रीडबर्ग स्थिरांक RH, जिसका मान कितना होता है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ये मान आपने यहाँ पर रखा, और यहाँ माइनस में वैल्यू हमेशा होती है, आपको पता है, और Z² अपॉन n स्क्वायर। इस आधार पर आप लोग प्रत्येक कक्षा का मान ज्ञात कर सकते हो, ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। n इजिकल टू पहली कक्षा की कितनी ऊर्जा है, n इजिकल टू दूसरी कक्षा की कितनी है, तो ये चीज़ आप लोग इस फॉर्मूले के आधार पर ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ मेन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं है, ये प्रत्येक कक्षा की त्रिज्या कितनी है उसका फॉर्मूला, त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और Rn इजिकल टू n² A। यहाँ A जो है ये एक स्थिरांक है, आपको ध्यान रखना है, और इस स्थिरांक का मान याद रखना है, पिकोमीटर में कितना होता है 52.9 पिकोमीटर। अगर हम लोग यहाँ मान रखते हैं तो A का मान कितना आ जाता है 52.9, और n² अपॉन Z ये फॉर्मूला रहता है, और ये जो मान आएगा, त्रिज्या आएगी, इसका मान किस में आएगा, पिकोमीटर में आएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, किसी कक्षा की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपके सामने ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाकर आप लोग उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रॉन तभी निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगा सकता है जब उसका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तब ही निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगा सकता है जब उसका कोणीय संवेग कितना होगा, NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात पूर्ण गुणज NH/2π का पूर्ण गुणज, कई बार प्रश्न आता है NH/2π का पूर्ण गुणज होगा, ये क्वालिफिकेशन है, तभी वो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में चक्कर लगा पाएगा, अन्यथा वो वर्ताकार पथों में चक्कर नहीं लगा सकता है। तो कोणीय संवेग का मान कितना होना चाहिए, NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और यहाँ n का जो मान है वो 1 2 3 4 इस तरह से होगा, मतलब दशमलव में मान नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूँ कि माना n का मान 2 है तो कोणीय संवेग उस कक्षा का कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन का कितना होना चाहिए। तो n का मान हमने कितना रखा 2h/2π, तो आपने काटा तो ये कितना हो गया h/π, उस टाइम उसका कोणीय संवेग कितना हो गया h/2π। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान रखना। दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग कितना होगा, तीसरी का कितना होगा, चौथी का कितना होता है, n का मान रख के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिफिकेशन है। इलेक्ट्रॉन तभी वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा जब इसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब ये सारे इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, जो बोर के परमाणु मॉडल के अंदर जहां पर हमने देखा कि कम से कम 2 से 3 फॉर्मूले इस पॉइंट के अंदर बने हैं, जैसे कि
फोटोन की ऊर्जा का मान है, दो कक्षाओं के बीच की ऊर्जा अंतराल है, या हम कह सकते हैं कक्षा की ऊर्जा हो गई, कक्षा की त्रिज्या हो गई। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ये पूरी बातें जो थी वो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताई थी, लेकिन फिर भी परमाणु के अंदर कुछ कमियां रह गई थी। वो कौन सी कमियां रह गई, मुख्यतः कौन सी कमियां थी, उनके ऊपर बात करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, पहली कमी क्या थी कि यह मॉडल केवल एकल स्पीसीज के लिए ही परमाणु मॉडल या फिर हम कह सकते हैं उसके स्पेक्ट्रम को समझा सकता था। याद रखना, किसके स्पेक्ट्रम को समझाता था या फिर किसके मॉडल को समझाता था? उसके मॉडल को समझाता जिसके अंदर केवल एकल स्पीसीज होगी, एकल इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप लोग एक शब्द यूज कर देना, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये चीज याद रखना, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जिस परमाणु या जिस आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी स्पीसीजों के लिए ही उसके परमाणु को समझा सकता था या उसके स्पेक्ट्रम को समझा सकता था। एक से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन है, भारी परमाणु है, तो उसके परमाणु को, उसके स्पेक्ट्रम को समझाने में वो पूरी तरह से असफल रहा था। ये मेन इंपोर्टेंट इसकी कमी रही थी, ध्यान रखना, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्रेस द बेल आइकन।